तो बेटा आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है, हम लोगों ने आज जो डिस्कशन करनी है, इट इज़ बेसिकली प्रोसेसर फंडामेंटल्स। और प्रोसेसर फंडामेंटल में एज इफ नाउ कि हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन बिकॉज वी आर ऑनलाइन टुडे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अब डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो मैंने आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट करवाया है उसको वहीं तक ही रखते हैं। आई विल ट्राई कि हम आई विश कि आप लोगों की जो असेंबली लैंग्वेज वाली जो क्लास हो, जिसमें हम प्रॉपर असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स को पढ़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करें फिजिकल क्लास में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आज की क्लास के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये टॉपिक वो है बेटा जो कि ओ लेवल्स के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। यू पीपल नो दैट कि जो टॉपिक है वो आप लोगों का ऑलरेडी ओ लेवल्स में कवर्ड हुआ हुआ है, लेकिन उसमें अगेन कोई चीज ऐसी होगी जो आपके लिए डिफिकल्ट होगी तो वो अभी यहाँ पर कवर हो जाएगी, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वर्ड बेटा जैसे ही हमारे माइंड में आता है, व्हाट वी थिंक कि वॉन न्यूमैन का नाम हमारे सामने आ जाता है फॉरेन से, जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं। तो वॉन न्यूमैन मॉडल जो है वो बेसिकली हमारे पास होता है जब भी हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। और इससे हमारे माइंड में एक चीज आती है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, कि हम जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वॉन न्यूमैन मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को स्टोर करें। अब यहाँ पर हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो डाटा आप रैम के अंदर लोड करते हैं। क्योंकि देखो, जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वी हैव मेमोरी, वी हैव सीपीयू। डाटा पहले यहाँ पर आता है मेमोरी के अंदर, और फिर मेमोरी से कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर आता है, सही है। अब ये भी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीजें जो है बेटा जी, ये दोनों की दोनों मेमोरी में स्टोर होती हैं। और वो मेमोरी यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं कर रहे कि सेकेंडरी मेमोरी में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, नो। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो वॉन न्यूमन मॉडल है वो ये बताता है कि हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा को और साथ साथ इंस्ट्रक्शन को, दोनों को हम क्या कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, ये रिपीट नहीं होगा, ये इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन है, ये प्रॉपर क्लास है हमारी। वरना फिर हम क्लास क्यों ले रहे हैं, इसीलिए क्लास ले रहे हैं ना, कि सारी चीजें आपको डिस्कस कर लें। और मैं आसान टॉपिक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वॉन न्यूमन मॉडल जो है वो बेसिकली एक ऐसा मॉडल होता है जो ये बताता है कि हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा भी सेव करते हैं और इंस्ट्रक्शन भी सेव कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेफिनेशन, कि क्या कॉन्सेप्ट होता है या वॉन न्यूमन को हम क्यों पढ़ते हैं। तो वॉन न्यूमन की हमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि वॉन न्यूमन जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम की बात कर रहा होता है, सही है। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको सारी बातें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा फीचर्स के हवाले से, कि फीचर्स क्या होते हैं। सो अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि वॉन न्यूमन के कंसीडरेशन के हिसाब से या वॉन न्यूमन की थ्योरी के हिसाब से बेटा हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं सर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का बेटा मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वन थिंग कि जब भी कोई कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होगा।
उस प्रोसेसर के अंदर एबिलिटी होगी कि मेमोरी को हम डायरेक्टली क्या कर लें, एक्सेस कर लें। ठीक है बेटा, सेकेंड थिंग होगा। थर्ड इज कंप्यूटर मेमोरीज दैट कुड स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हम जो है वो इंस्ट्रक्शन भी सेव कर रहे होते हैं और डाटा भी सेव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। फिर उसके बाद बेटा स्टोर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जो कि एग्जीक्यूट किस तरीके से होती हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होती हैं। यानी कि जब भी हम स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो डाटा जो रीड हो रहा होगा वो एक ऑर्डर के अंदर होगा। यानी कि अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर लें, लेट्स सपोज दिस इज रैम, तो जब हम डाटा को रीड कर रहे होंगे बेटा तो वन बाय वन ऑर्डर में कर रहे होंगे। यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पहले चलेगी, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पहले फिर चलेगी, फिर इंस्ट्रक्शन 3, फिर इंस्ट्रक्शन 4, फिर इंस्ट्रक्शन 5। इस तरीके से डाटा जो है वो एक ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा होगा, रीड हो रहा होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, दैट एवरीवन शुड नो कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डाटा को रीड करेंगे, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो वॉन न्यूमैन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वॉन न्यूमैन मैंने आपको क्या बताया है, वॉन न्यूमैन मॉडल स्टोर्ड प्रोग्राम को रेफर करता है। वॉन न्यूमैन के अकॉर्डिंग बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसर के अंदर एबिलिटी होती है कि वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेमोरी होती है वो डाटा और साथ साथ जो है वो प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, फिर स्टोर प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वन बाय वन ऑर्डर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसके अकॉर्डिंग है बेटा, वॉन न्यूमैन के मॉडल है, मॉडल के मुताबिक है। वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट का नेम था, उसने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था कि हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट ये हो रहा था कि हम दो अलग अलग मेमोरीज बनाते हैं, एक मेमोरी में हम डाटा रखेंगे, एक मेमोरी में प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन फिर बाद में वॉन न्यूमैन मॉडल आया, उसने बताया कि डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं। फिर इसी के बाद हम फर्दर आगे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल काम करती है, यानी रैम से हम डाटा माइक्रो प्रोसेसर में कैसे लोड करते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, हम अगर बात करें बेटा कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मेजर कंपोनेंट हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लाइक हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इट इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एएलयू उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसका बेटा काम होता है जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें बेटा किसके अंदर आ जाएंगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, एंड साथ साथ उसमें हम बात कर रहे होंगे एंड और नॉट, ये सब भी किसके अंदर आ जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर कंपैरिजंस आ जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब ये होता है कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना एंड और नॉट, कंपैरिजन करना, ये तीन टास्क जो होते हैं बेटा जी, या बल्कि आप कह लीजिए ये तमाम टास्क जो होते हैं ये एलयू की वजह से होता है। तो जितना भी कैलकुलेशन वाला काम होगा, जितना भी कंपैरिजन वाला काम होगा, दिस इज दीज टास्क डन बाय एलयू। ओके, फिर हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेटा। बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि इट फैचेस डाटा फ्रॉम रैम, डिकोड्स इट एंड एग्जीक्यूट्स इट। तो फर्स्ट हमने बात कर ली किसकी, फर्स्ट हमने बात कर ली एएलयू के हवाले से, कि एएलयू जो होता है बेटा ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है बेसिकली बेटा ये सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जिसका काम होता है मेमोरी से डाटा लेकर आना। अब ये डाटा कहाँ आता है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई कमांड दें तो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर में चली जाए। जब कभी भी हम कोई चीज एग्जीक्यूट करते हैं, कोई डाटा प्रोसेस करते हैं, इट विल सेंड टू मेमोरी
और मेमोरी के बाद वो कहाँ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स दैट एवरीवन शुड नो कि कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसका काम कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन ये तमाम चीजों को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। जितनी भी चीजें बेटा, उन सबको मैनेज करना कंट्रोल यूनिट का काम है। सो इट फैचेस डेटा फ्रॉम रैम, डिकोड्स इट एंड एग्जीक्यूट्स इट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है जो कि ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट काम मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये डाटा को लेकर आता है और बेटा उसको डिकोड करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, सही है। ये एक मेन टास्क होता है जो कि कंट्रोल यूनिट का है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं कि कंट्रोल कमांड सेंड करना, जितनी भी मैनेजमेंट वाला काम है वो भी कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टास्क जो कि एलयू और कंट्रोल यूनिट के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, ओके। तो ये दोनों चीजें भी आपके पास मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम फर्दर बात को आगे लेके चलेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड आईओएस, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है आईएएस। आईएएस बेटा कहलाता है इमीडिएट एक्सेस स्टोर। इसका क्या मतलब है, देखिए, रैम की ही बात कर रहा है ये मेमोरी को ही डिस्कस कर रहा है। आईएएस के वही फीचर हैं जो आप एक नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर पढ़ रहे होते हैं रैम के हवाले से। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है, बुक के अंदर आप मेंशन किया हुआ है कि आईओएस रेफर्ड एज रैम, ठीक है। जब कभी भी डाटा प्रोसेस होता है बेटा, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि एक तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, सीपीयू है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब डाटा सबसे पहले कहाँ आता है बेटा, रैम के अंदर आता है। रैम में आने के बाद फिर वो सीपीयू में जाता है। अब ये वाला जो एरिया होता है बेटा, इस एरिया को यानी कि रैम को हम आईओएस भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है इमीडिएट एक्सेस स्टोर। और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, परमानेंट नहीं है। इसमें जो डाटा होल्ड होता है वो बिफोर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा इसमें होल्ड नहीं होता, ठीक है। सो इट इज नॉट अ परमानेंट डाटा, इट इज अ टेम्पररी डाटा। इट होल्ड्स डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। इसमें डाटा प्रोसेसिंग से पहले आता है, यानी अगेन वही बात कि माइक्रो प्रोसेसर में डाटा आने से पहले कहाँ चला जाता है बेटा, मेमोरी में चला जाता है। और वो मेमोरी आईएएस कहलाती है, सही है। आईएएस होल्ड्स ऑल द डाटा प्रोग्राम दैट द प्रोसेसर नीड्स टू एक्सेस। तो आईएएस को जो डाटा भी रिक्वायर्ड है वो बेटा हम कहाँ सेव करते हैं, आईएएस के अंदर सेव करते हैं, सही है। तो आईएएस जो है वो हमारे पास उसकी जो डेफिनेशन की जाती है वो यही की जाती है कि ये एक इमीडिएट एक्सेस स्टोर होता है। माइक्रो प्रोसेसर में डाटा आने से पहले कहाँ होल्ड होगा डाटा, बेटा आईएएस के अंदर स्टोर होगा। और आईएएस किसको रेफर कर रहा है, रैम को, ठीक है। नहीं, प्रोसेसर का कंपोनेंट नहीं है ये। प्रोसेसर के कंपोनेंट्स बस ये दो थे, ठीक है। आईएएस एक अलग कंपोनेंट है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में आने से, देखें डेफिनेशन देखें ना बेटा, कि आइए अगर ऐसा होता है तो फिर ये फिर पार्ट ऑफ आई माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें लिखा हुआ है कि आईएएस होल्ड्स ऑल डाटा प्रोग्राम्स दैट द प्रोसेसर नीड्स टू एक्सेस। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो डाटा भी रिक्वायर्ड होगा वो कहाँ सेव होगा सर, वो सेव होगा आईएएस के अंदर। तो आप ये इसको इस तरह से कहेंगे कि एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। माइक्रो प्रोसेसर में आने से पहले डाटा यहाँ पर स्टोर होता है, टेम्पररी होल्ड होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही होती है कि डाटा को अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके रीड कर रहे हो, या आपने हार्ड ड्राइव का डाटा रीड करना है, तो वो डाटा पहले उठेगा मेमोरी के अंदर यानी आईएएस के अंदर लोड होगा। आईएएस में आने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईएएस। ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है।
इट स्टोर्स डाटा विच इज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। हाँ बिल्कुल ठीक है मुर्तजा, क्योंकि रजिस्टर की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रजिस्टर में और आईएएस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रजिस्टर्स को समझ रहे होते हैं कि आईएएस और रजिस्टर एक ही है। रजिस्टर की डेफिनेशन ये होती है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं रजिस्टर्स की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। इट इज इट स्टोर्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डाटा सेव होगा वो रजिस्टर्स में होगा, क्योंकि रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में जब डाटा आता है एग्जीक्यूशन के लिए तो वो हमारे पास रजिस्टर्स में सेव होता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में आने से पहले जहां पे डाटा स्टे करता है, जहां पर डाटा वेट करता है, उसे हम IAS कहते हैं। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट एवरीवन शुड नो। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अब बेटा बात कर लेते हैं बसेस के ऊपर। ठीक है, बसेस के ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि इससे के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पहले जल्दी से जो है वो उसको नोट डाउन कर लें। देखें, आईएएस हमने डिस्कस कर लिया बेटा। आईएएस में मैंने ओवरऑल बता दिया आपको कि ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है और इसको हम रैम भी बोल रहे होते हैं। अब अगर हम बेटा बसेस की बात करें, कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा प्रोसेस करेगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेट ऑफ वायर्स होंगे जिनको हम यूज कर रहे होंगे। उनको बेटा हम नाम दे देते हैं बसेस। ठीक है, तो बसेस की जो डेफिनेशन की जाती है वो ये की जाती है कि इट इज द सेट ऑफ वायर्स, कि ये हमारे पास जो है वो सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं सर, जो कि इनका काम यही होता है, सेट ऑफ वायर्स दैट ट्रांसमिट डाटा और इंफॉर्मेशन इनसाइड द सीपीयू। यानी सीपीयू के अंदर जितना भी डाटा प्रोसेस कर रहा होगा वो बेटा बसेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो बसेस जो होते हैं बेटा वो क्या कंसीडर किए जाते हैं, सेट ऑफ वायर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा माइक्रो प्रोसेसर से रैम में, रैम से हार्ड ड्राइव में, या हार्ड ड्राइव से रैम में, जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स पास हो रहे होंगे, एड्रेसेस पास हो रहे होंगे, वो सब बेटा कौन देख रहा होता है, बसेस देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बसेस जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रहे होते हैं बेटा, सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को और डेटा को ट्रेवल कर पाते हैं। अब इस बेस के ऊपर हमने क्या किया है कि सर हमने तीन तरह की जो है वो बसेस बनाएंगे। वी हैव डाटा बस, वी हैव एड्रेस बस एंड वी हैव कंट्रोल बस। ठीक है, तीन तरह की बसेस होती हैं। तो सबसे पहले बेटा हम अगर बात कर लें डाटा बस के हवाले से, तो डाटा बस की जो डेफिनेशन की जाती है वो ये कि इट इज अ सेट ऑफ वायर्स दैट कैन ओनली ट्रांसमिट डाटा। यानी ये सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डाटा को ट्रेवल करवाते हैं। ये बेटा बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इसमें से डाटा आ भी सकता है और डाटा जा भी सकता है। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डाटा बस जो होती है वो क्या होती है बेटा, ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है एक वायर है जिसमें से डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है। तो दोनों डायरेक्शंस के अंदर डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा, इसलिए इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बाई डायरेक्शन बस। ठीक है, तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि विड्थ ऑफ द बस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि विड्थ जो होती है वो ये बताती है कि एट अ टाइम कितने वायर्स लगे हुए हैं, या आप ये कह सकते हो कि एट अ टाइम कितने जो है वो बिट्स का डाटा पास हो सकता है। जितने ज्यादा हमारे पास बेटा बस की विड्थ होगी उतना ही ज्यादा एट अ टाइम डाटा ट्रैवल करेगा। सही है, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर बस विड्थ आपको नजर आ रही होगी। वी हैव 16 बिट्स, वी हैव 32 बिट्स एंड वी हैव 64 बिट्स। ठीक है, और भी ज्यादा हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर, ऑन द कंप्यूटर साइज। सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, किस लेवल के लिए, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो जो पॉइंट हमें अंडरस्टैंड करना है वो ये है
कि बसेस जो होते हैं वो सेट ऑफ वायर्स होते हैं और उसमें से डाटा बस जो होते हैं उसकी विड्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड बेटा जो टॉपिक होता है या सेकंड जो टाइप ऑफ बस होती है वो कहलाती है बेटा एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या होता है? एड्रेस बस जो होती है बेटा ये यूनी डायरेक्शन होती है। बाई डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया, इसमें से डाटा आ भी सकता है, डाटा जा भी सकता है। एड्रेस बस जो होती है बेटा वो यूनी डायरेक्शन होती है, इसमें डाटा सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, वापसी नहीं आएगा। सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एड्रेस बस जो होती है वो सिर्फ एड्रेस लेके जाती है, लेकिन इसका एड्रेस बहुत, इसके जो विड्थ होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसका मोस्टली आपको नजर आएगा 16 बिट्स या फिर आपको नजर आएगा बेटा 32 बिट्स। ठीक है, तो एड्रेस बस जो होती है बेटा जी वो यूनी डायरेक्शनल होती है और इसमें जो विड्थ होती है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, और ये 16 बिट्स भी होती है और 32 बिट्स भी होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि डाटा बस की विड्थ और डाटा बस होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया एड्रेस बस क्या होती है और एड्रेस बस की विड्थ क्या होती है। ये दोनों बातें भी क्लियर हो गई, क्योंकि जब आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेव करेंगे तो हर डाटा का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो वो मैसेज जो होगा वो आपका डाटा कहलाएगा, और जिसको कर रहे हो उसका ईमेल आईडी या उसका फोन नंबर एड्रेस बस के थ्रू जा रहा होगा। ठीक है, तो एड्रेस बस एड्रेस के थ्रू लेके जाता है। ठीक है, एड्रेस को लेके जा रहा होता है। फिर उसके बाद लास्ट में बेटा होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल्स को पास करना। ये अगेन बाई डायरेक्शनल होती है और इसका जो है वो विड्थ साइज ज्यादा नहीं होता, ये एक लिमिटेड साइज में होती है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। 8 बिट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ओवरऑल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है वो ये कि बसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर सेट ऑफ वायर्स जो कि डाटा को और इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाएंगे इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया कि बसेस तीन तरह की होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस डाटा ट्रैवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह, एड्रेस बस एड्रेस ट्रैवल करवाएगी, और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स पास करेगा जो कि कंट्रोल यूनिट भेज रहा होगा। कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब क्या हो सकता है? कंट्रोल सिग्नल का मतलब ये हो सकता है कि कोई डाटा रीड करना है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शंस के कमांड देनी है कि जी नेक्स्ट डाटा रीड करो। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट डाटा की कमांड चली गई लेट्स सपोज बिट 1 के साथ, कि जिसमें 1 जा रहे हैं तो उसका मतलब ये कि नेक्स्ट डाटा रीड करो, 0 जा रहे हैं तो उसका मतलब ये कि अभी डाटा रीड नहीं करो। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, फ्लैग स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, तो वहां पर जो है ना वो कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली पास होते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करे। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों तरह की बसेस के बारे में बता दिया है। क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। अभी आप लोगों ने हो सकता है आंसर देख लिया हो, लेकिन अगेन कोई मसला नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि राइट द हाईएस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स बस। क्या कह रहा है? हाईएस्ट नंबर बताओ जो कि अगर कोई बिट जिसकी विड्थ कितनी हो, 8 बिट्स हो, यानी कि 8 बिट्स की बस है जो डाटा ट्रैवल करवा रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो सकती है? तो यहां पर आप आंसर करेंगे सर 255, क्योंकि उसने कॉम्बिनेशन नहीं पूछा। अब आप इसको समझने के लिए क्या कर लो, रजिस्टर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अगर आप सबको ऑन करेंगे, आप ऐड करके देख लें, जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी बेटा वो क्या होगी? 255 होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है 8 बिट्स के साथ वो 255। सही है, हाईएस्ट डाटा जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर वो आपसे ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट हाउ मेनी एड्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग दी 4 बिट्स एड्रेस बस।
अब इन्होंने क्या बात पूछी है, अब इन्होंने ये पूछा है कि कितने टाइप्स के एड्रेस यूज हो सकते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि हाईएस्ट वैल्यू बताएं। एक स्टूडेंट कह रहा है 256, बेटा 256 कैसे आ जाएगा? अभी तो मैंने आपको बताया कि रजिस्टर के अंदर अगर आप सारी वैल्यूज ऐड करेंगे तो 255 आएगा ना। 256 कैसे आएगा, मुझे इस तरह समझाएं आप। जो आप 256 बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, उसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी। इसमें मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि अगर 8 बिट का रजिस्टर है, वैल्यूज क्या होती हैं रजिस्टर की, 1 2 4 8 16 32 64 128। आप इन सबको कैलकुलेटर से ऐड करके देख लें अगर आपको वैसे इश्यू आ रहा है तो हाईएस्ट वैल्यू उसने पूछी है, हाईएस्ट नंबर पूछा है। हाउ मेनी एड्रेसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा नहीं पूछा उसने। ठीक है, ये बात समझने वाली है। क्लियर हो गई बात? जीरो में ऐसा, इज इट ओके? अब नीचे वाली बात में आपने आंसर करना है कि हाउ मेनी एड्रेसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब क्योंकि 4 बिट्स का रजिस्टर है अगर है, या 4 बिट्स की डाटा एड्रेस बस है, तो एक एड्रेस ये हो सकता है कि सब में 0 0 0 पास हो जाए, एक एड्रेस ये हो सकता है कि सब में 1 1 पास हो। तो सबसे छोटा एड्रेस 0 हो गया, सबसे बड़ा एड्रेस 15 हो गया। तो अगर आप 0 को भी काउंट करें 15 को भी काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो गए? 16, क्योंकि 0 भी तो एड्रेस हो गया। तो आप 0 को भी काउंट करेंगे, ठीक है, 1 को भी काउंट करेंगे, 2 को भी काउंट करेंगे, 3 4, इस तरीके से जब आप 15 तक पहुंचेंगे, क्योंकि आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। जब अब वो आपसे बोलेगा हाउ मैनी एड्रेसेस, हाउ मैनी डाटा, सही है, या हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो आप फिर उसमें 0 से लेकर जितनी हाईएस्ट वैल्यू होगी उन सबको काउंट करेंगे। फिर अगर ये आपसे ये कहता 8 बिट्स का एड्रेस है, तो फिर आप बता देते कि हाँ जी 256 एड्रेसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि 0 भी एक एड्रेस होता और 255 भी एक एड्रेस होता। तो 0 से 255 तक टोटल बन जाता है 256। तो उस केस के अंदर तो ये पॉसिबल था। लेकिन अभी जो हमसे बात की गई थी ऊपर के हाईएस्ट वैल्यू बताइए, तो वहां पर आप हाईएस्ट वैल्यू ही बताएंगे। जब वो कहेगा हाउ मेनी एड्रेसेस, तो आप फिर 0 से लेके हाईएस्ट वैल्यू दोनों को काउंट करेंगे। अब ये मुझे बता दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी इशू? दोनों में कोई डिफरेंट बात अगर लग रही है तो पूछ लें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। ठीक है जी, सब चीजें क्लियर हो गई हैं, परफेक्ट हो गया। अब ये लास्ट एक पॉइंट है, आ, बस यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रजिस्टर से और फैच डिकोड एग्जीक्यूट को हमने कवर करना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा फैक्टर्स दैट इम्प्रूव द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। मैं साथ साथ इसमें कवर कर दूंगा इंटरनल क्लॉक का कॉन्सेप्ट भी। बेटा देखो, यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब ये चीज क्लियर कर लो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव कब होगी, जब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा एग्जीक्यूट होंगी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा रीड होंगी। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ गया वो आ गया इंटरनल क्लॉक या क्लॉक स्पीड का। पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। बेटा देखो, कंप्यूटर के अंदर कोई स्पीड तो है नहीं, स्पीड इन अ सेंस कि फिजिकली तो आप कहीं भाग नहीं रहे, माइक्रो प्रोसेसर चल के तो कहीं नहीं जा रहा ना, कि जैसे जैसे हम बोलेंगे यार किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, तो फिजिक्स की यूनिट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। कंप्यूटर तो एक ही जगह पे मौजूद है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है, तो अब एक ही जगह पे फिक्स्ड लोकेट हुआ हुआ है। तो अब क्या करें, उसकी स्पीड कैसे निकालें? तो हमने क्या बनाई, एक सिस्टम क्लॉक बनाई। सिस्टम क्लॉक का काम क्या होता है कि वो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। जब भी हम कोई एक इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन इनपुट होती है, उसके बाद बेटा वो प्रोसेस होती है, और उसके बाद फिर वो क्या हो जाती है, आउटपुट हो जाती है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जब ये तीन स्टेप्स परफॉर्म होते हैं एक इंस्ट्रक्शन पे,
तो हम बेटा क्या करते हैं, सिस्टम क्लॉक से एक वेव जनरेट करवाते हैं। जब दूसरी इंस्ट्रक्शन इनपुट होती है, प्रोसेस होती है, आउटपुट होती है, तो हम दूसरी वेव जनरेट करवाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये वेव जनरेट हो रही होती है, और एक सेकेंड के अंदर जितनी वेव्स होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर एक टर्म, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा वेव्स आएंगी एक सेकेंड के अंदर, उतनी ज्यादा ये क्या होगी बेटा, उतनी ज्यादा हमारे पास ये कंप्यूटर की स्पीड कंसीडर होगी। तो जो आप सुन रहे होते हो 2 गीगाहर्ट्ज 2 बिलियन हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ये 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये कि एक सेकेंड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इंटरनल क्लॉक हमने लगा दी, तो इंटरनल क्लॉक से क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन एक और चीज होती है कि अगर आपने, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, यानी कि अगर आप सिस्टम क्लॉक को इंक्रीज करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर तेज काम करेगा, माइक्रो प्रोसेसर तेज काम करेगा तो इंटरनल क्लॉक तेज काम करेगी। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी ना कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सिंक होते हैं। तो इंटरनल क्लॉक या सिस्टम क्लॉक, ये बेसिकली हमारे पास अगर आप बढ़ा लेते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो मसला ये आएगा बेटा कि कंप्यूटर जो है वो ओवर क्लॉकिंग कर देगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा, या कंप्यूटर जो है वो क्रैश कर जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा। ये उस केस में होगा जब आप कंप्यूटर की स्पीड है लेट सपोज 2.1 गीगाहर्ट्ज, आपने उसे कर लिया 3 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज, तो इतनी ज्यादा स्पीड आपने क्या कर दी, उसकी इंक्रीज कर दी। तो ये सिस्टम क्लॉक की वजह से हो सकता है कि ओवर क्लॉकिंग पे वो चला जाए। तो अगर आप बहुत ज्यादा सिस्टम क्लॉक को इंक्रीज करेंगे तो वो सिस्टम डिजाइन की लिमिट से बाहर हो जाएगा और वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन रेंज में आप इंप्रूव करेंगे तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। फिर इसके अलावा मल्टी कोर जो आप सुनते हैं, एक सिंगल कोर के अंदर बेटा हमारे पास सीपीयू होता है। हर सीपीयू के अंदर आप देखते हो कि एलयू, सीयू और साथ साथ रजिस्टर्स होते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने इसको लॉजिकली डिवाइड कर दिया। ठीक है, कूलिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है लेकिन हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं किया हुआ, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि कंप्यूटर की स्पीड, अगर आप इंटरनल क्लॉक बढ़ा लें स्पीड बढ़ जाएगी। मल्टी कोर कर दें कि एक कोर है उसके अंदर एलयू सीयू रजिस्टर है, आप इससे ज्यादा कोर कर दें तो कंप्यूटर का काम जो है वो डिवाइड हो जाएगा, कंप्यूटर फास्ट चीजों को प्रोसेस करेगा। एक बेटा होता है इंक्रीजिंग बस विड्थ। यहाँ पर बस विड्थ का मतलब डाटा बस की बात भी हो सकती है कि डाटा बस को अगर आप बढ़ा लेंगे तो कंप्यूटर ज्यादा चीजों को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और लास्ट में बेटा हमारे पास होता है कैश मेमोरीज। ठीक है, कैश मेमोरीज जो होता है वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और रैम के हम दरम्यान में लगाते हैं, और इसका काम होता है दो तरह के डाटा को रीड करना, जो कहलाता है मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो मोस्ट रीसेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा जो रीड हो रहा होगा बेटा वो किसकी वजह से होगा, कैश मेमोरी की वजह से होगा। तो आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करोगे कि सीपीयू को अगर कोई डाटा रीड करना है कि वो रादर देन रैम में जाए, वो कैश से डाटा को रीड कर लेता है, क्योंकि कैश की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो सीपीयू के साथ कैश मेमोरी को अटैच करते हैं ताकि डाटा हमारा ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने रजिस्टर्स और साथ साथ फेच एग्जीक्यूट साइकिल को डिस्कस करना है। ठीक है, आज की क्लास हम यही रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।